गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम चल रहे हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद भारत की क्या स्थिति रही। तो आप जानते ही हैं हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हुआ, लेकिन हमारा देश दो भागों में बट गया। आप देखते होंगे मैप में, ये इंडिया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर भारत और पाकिस्तान दो भागों में बट गए। और आप जानते ही हैं कि जब बंटवारा होता है किसी देश, समाज या परिवार का बंटवारा होता है तो अनेक समस्याएं आती हैं, और उन्हीं में से आप देखेंगे मैं कुछ समस्याओं को ले रहा हूं आज कि कौन कौन समस्याएं जिसके बारे में आज हम लोग वर्णन करेंगे। तो आप देखेंगे पहला समस्या चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद हमारे पास अनेक चुनौतियां आई, जैसे आप देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज, शरणार्थियों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट, विकास की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ आवर कंट्री, एंड एट लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और नए संविधान का निर्माण भी एक सबसे महत्वपूर्ण बातें थी। अब देखिए भाई क्या क्या समस्याएं तो बहुत सी थी। रोजगार की समस्या, गरीबी की समस्या, कृषि की समस्या, क्योंकि हमारे देश के जो किसान हैं टोटली डिपेंड अपॉन मानसून। ये भी कहा जाता है भारतीय कृषि मानसून के साथ जुड़ा है। उसमें ये स्थितियां थी, इरिगेशन की व्यवस्थाएं नहीं थी। और जब देश का बंटवारा हुआ तो बहुत से लोग, मतलब 80 लाख लोग रिफ्यूजी बन गए। और इतने रिफ्यूजी अगर बन जाए, शरणार्थी बन जाए, एक देश से दूसरे देश में आए, तो बताइए क्या समस्याएं होती होगी। अपने घर में अगर एक दो व्यक्ति आ जाते हैं अचानक, तो हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जहां 80 लाख लोग अगर आ जाए, वो क्या समस्याएं होंगी। और इस तरह से शरणार्थियों की समस्या थी, उनको बस आना जरूरी था। दूसरी बात ये थी विकास की बात थी। अब विकास में किसान है, खेती करना, उसे कहां से क्या लाएगा, गरीबी ज्यादा फैली हुई है, बेरोजगारी फैल गई, जो भी समस्याएं थी। तो आओ आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से रिफ्यूजी समस्या को हल किया गया। जो शरणार्थी आए उनके रहने के लिए मकान चाहिए, भोजन चाहिए, रोजगार चाहिए, अनेक समस्याएं आई। और उसके बाद प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट्स, विकास की समस्या थी, विकास हर क्षेत्र में करना था, माने हमारे जो बेसिक नीड्स हैं वो भी अभाव थे। उसके बाद सबसे बड़ी बात आई कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई संविधान, नए संविधान निर्माण होना चाहिए। और उसमें क्या हुई, क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि भारत विभिन्नताओं का देश है, और जहां अनेकताएं हैं, भाषा, धर्म, लिंग, वर्ण, सब में अनेकताएं, क्षेत्रीयता, सब में अनेकताएं। तो कैसा संविधान बनाया जाए जिसे सबको लेकर साथ चला जाए, वैसे संविधान की आवश्यकता थी। और आप जानते हैं हम लोग 7th क्लास में पढ़े थे कि हमारे संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और लगभग इसमें 300 मेंबर्स जो हैं मिलकर भारत विभिन्न क्षेत्रों में, ऐसे दिल्ली में बैठकर संविधान हो रहा था, लेकिन हमारे जो लोग थे अनेक जगह, हमारे नेता जो थे अनेक जगह बिखरे हुए थे। अब ये समस्याओं का संविधान किया जाएगा भाई। अब संविधान जब बने तो संविधान में किन किन बातों को ध्यान रखा जाए, जिसमें सभी का हित हो, सभी का भला हो, सभी विकास करे, ऐसी बातें थी। तो जब संविधान निर्माण हुआ तो बातें आई कि हर एक व्यक्ति को समानता मिलनी चाहिए। क्या मिलना चाहिए? समानता मिलना चाहिए। राइट टू, मतलब अधिकार देना जरूरी है ना, अधिकार और कर्तव्य दोनों होना चाहिए था, और दोनों दिया भी गया। तो उसमें लाया गया भाई कि संविधान जो बने, पहली बात होनी चाहिए उसमें क्या हो, समानता का अधिकार होना चाहिए। सब लोगों को
समान समझा जाए उसमें, और इसलिए पहला काम किया गया राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की व्यवस्था की गई। समझ रहे हो ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? अब जानते हैं आप लोग। ख्याति सिंह, चलिए मैं बता देता हूं कि जब देश आजाद हुआ तो माना गया कि हर एक व्यक्ति के वोटों का मूल्य समान होगा, हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी जात का हो। जिसकी उम्र 21 वर्ष होगी वो वोट दे सकता है। ऐसे अब देखो विश्व के अन्य देशों में ये व्यवस्थाएं नहीं थी, भारत में व्यवस्था लागू की गई। लेकिन अब मैंने हर एक व्यक्ति के, चाहे वो किसी जात का हो, धनी हो, गरीब हो, हर एक व्यक्ति के, चाहे राष्ट्रपति को ना हो, हर एक व्यक्ति के वोटों का मूल्य एक समान होगा। तो समानता का अधिकार दिया गया। इसमें भी कहा कि भाई केवल राजनीतिक समानता से, तो राजनीतिक समानता हुआ, पॉलिटिकल इक्वालिटी हुई, हमें आर्थिक इक्वालिटी भी चाहिए, सामाजिक इक्वालिटी भी चाहिए। ये सब समानता का होना भी बहुत ही जरूरी था। परिणाम क्या होगा कि लोगों को मिल गया। अभी सामाजिक समानता की जरूरत थी, और सामाजिक समानता के लिए क्या किया जाए? तो संविधान में ये ध्यान रखा गया कि जो दबे कुचले जो लोग हैं, जो क्या है, अनटचेबिलिटी हमारे देश में बहुत विद्यमान थी, अनटचेबिलिटी हमारे देश में बहुत विद्यमान थी, बहुत से लोग पिछड़े हुए थे। तो उनके लिए जो राइट इक्वालिटी जो है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात आई कि इनको कैसे आर्थिक दृष्टि से ऊंचा उठाया जाए, कैसे विकास किया जाए। तो कुछ जो जातियां थी, जो दबी थी, जो कुचली हुई जातियां थी, उनके लिए संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। क्या की गई? रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, ताकि आरक्षण के माध्यम से माने उन सब क्षेत्रों में कुछ उन्हें दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए। ये बातें हुई। दूसरी बात देखोगे कि संविधान में एक और बात आई, भाषा की समस्या। कि भारत एक विशाल देश है, और इतने विशाल देश में यदि हम क्या हैं, अनेक भाषाएं हैं, तो कौन सी अपनाया जाए जिससे हर एक व्यक्ति को क्या मिले? लाभ मिले। हर एक व्यक्ति समझे कि हमारा देश है, हम इस देश के नागरिक हैं। और इसके लिए ऐसे तो बहुत आए, पहले तो क्या किया कि भाई हिंदी ही राष्ट्रभाषा रखी जाए। लेकिन दक्षिण भारत के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अंग्रेजी पर जोर दिया। पढ़ा भी होगा कि राजभाषा के रूप में हिंदी को तो रखा गया, लेकिन कम्युनिकेशन की भाषा आ गई। किसी राज्यों के साथ कम्युनिकेशन अगर होना है तो आप अंग्रेजी का उपयोग कर सकते हो। और आज भी आप देख रहे हो कि अंग्रेजी की को साथ साथ लेकर के चला जा रहा है। तो भाषा की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया, और भाषाई राज्य भी बनाना है। राज्य को कैसे बनाया जाए? राज्य कैसे होना चाहिए? जबकि कांग्रेस ने 1920 में कहा था कि भारत को भाषाई राज्य के रूप में, माने जितने भी राज्य हैं, राज्य जो बांटा जाएगा भाषा के आधार पर किया जाएगा। लेकिन बाद में आगे चल को भूल गए। अब बात आई गई कि कैसे क्या किया जाए इसमें, तो बाद में चलकर बताएंगे आपको कि किस तरह भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ये बातें आई। राइट टू, आपको क्या दिया गया? राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने बताया आप लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि हर एक व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र रहे, अपने धर्म का पालन करें, किसी के ये में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस तरह की बातें लाई गई। और इस तरह लास्ट में दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या यदि हमारे मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का यदि कोई हानि पहुंचाना चाहता है तो हम क्या करेंगे? हम कोर्ट में जा सकते हैं। साथ ही साथ एक बात आई अधिकारों की कि भाई
राज्यों को ज्यादा अधिकार दिया जाए या केंद्र को ज्यादा अधिकार दिया जाए? तो कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, यदि राज्य बन रहा है, राज्य का पुनर्गठन हो रहा है, तो राज्यों को ज्यादा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। लेकिन कुछ का कहना था नहीं, यदि सेंटर को ज्यादा लाभ मिलेगा, क्या चीज अधिकार, तो फिर देश आगे विकास नहीं कर सकता है। कुछ क्या कहना था, अरे भाई तब तो केंद्र में ही लोकतंत्र रहेगा, केंद्र जो कहेगा वही मानना पड़ेगा। परिणाम हुआ, इसको देखते हुए संविधान में 3 सूचियां बनाई गई। देयर आर 3 लिस्ट। मैं बता देना चाहता हूं, देयर आर 3 लिस्ट। वह लिस्ट थी यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची, संघ सूची। दूसरा जो है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। और तीसरा बना दिया गया कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची बनाया गया। मतलब कि शक्तियों का, विषयों का बंटवारा कर दिया जाए ताकि राज्यों और केंद्र में कोई किसी तरह का झगड़ा नहीं होगा। तो अब संघ सूची का है, ये जानना जरूरी है आप लोगों को। आप लोग जानते हो 7th क्लास में पढ़ाई हुई है या? यूनियन लिस्ट माने वैसे विषय जिस पर क्या हो गई, जिस पर माने जो केंद्र के महत्व के हो, जो पूरे देश के महत्व के हो, वैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होगा। अब जैसे केंद्र के महत्व के विषय क्या भाई, तो जैसे डिफेंस है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, माने देश की सुरक्षा है, फॉरेन अफेयर्स है, रेलवे है, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, ये आर्मी है, ये सबके सब क्या है, पोस्ट ऑफिस है, ये सबके सब चूंकि केंद्र के महत्व के हैं, इसलिए इस पर नियमों को मानने का अधिकार यदि होगा तो केंद्र को होगा। ये आप लोग समझ गए? आप लोग समझ में आया? यस सर। अगला जो है स्टेट सूची, वैसे विषय जो राज्य के महत्व के हैं उस पर नियम और कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को होगा। वैसे विषय पर नियम और कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को होगा। परिणाम यह हुआ कि जैसे मान लीजिए पुलिस है, शिक्षा है, सिंचाई है, इस पर नियमों का, पुलिस है, इस पर नियमों का मानने का अधिकार केवल राज्य को ही होगा। उसी तरह देखोगे कंकरेंट लिस्ट, कुछ ऐसे विषय थे जो कि दोनों अपना बना सकता था इस पर नियम और कानून, जैसे विवाह है, शिक्षा है, सिंचाई है। तो इसमें अगर कोई झगड़ा होता है इस विषय में तो केंद्र पर बनाए गए कानून को ही मान्यता मिलेगी। और एक और सूची आती है, बेटा ध्यान दोगे, एक और सूची आती है जिसको हम कहते हैं अवशिष्ट सूची। क्या कहते हैं? रेसिड्यूसरी लिस्ट ऑफ पावर। कि वैसे विषय जब संविधान बन रहे, ये तो नहीं है भाई विकास होते जा रहा है और विकास में अनेक चीजें आती जा रही है, तो जब अपना देश आजाद हुआ, जब संविधान बना, हो सकता है कि आने वाले समय में और भी चीजें आए, तो वैसी चीजें जो बच गई है, जो छूट गया, जिस पर कानून नहीं बन पाया, वैसे विषयों पर नियम और कानून बनाने का अधिकार यदि होगा तो केवल केंद्र को होगा। इस तरह इसको भी क्या किया गया, इसमें लाने का प्रयास किया गया। हमको उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे। इसके बाद आप देखोगे कि चूंकि ये किसने दिया था, हर एक चीज किसने किया, हर एक भारतीयों का सहयोग था इसमें। देश की आजादी में हर एक भारतीयों ने अपना साथ दिया था, इसलिए क्या होना चाहिए था, हर एक भारत संविधान जो हो हर एक भारतीयों के लिए हो, हर एक समाज के लिए हो, जिससे सभी को
खुशी मिले, आनंद मिले। बेटे इतना समझ में आया आप लोगों को? समझे आप लोग? बोलिए, जो भी हमने बताया Yes, sir. ये समझ में आया? तो अगले ये मैं आपको बताऊंगा यूनिफिकेशन ऑफ और कंट्रीज, हमारे देश का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, हमारा देश जो है कैसे एकीकृत हुआ। आप जानते हो कि भारत में नहीं भी तो 500 से ज्यादा रियासतें थी, प्रोविंशियल स्टेट से बहुत से राजा थे, जहां थे वहां का राजा है। नहीं देखो यहाँ पे देखो रामनगर में राजा का किला है, रामनगर में बनारस के रामनगर में राजा का किला है ना। तो अनेक राजा थे, अनेक को मिलाने की समस्या थी, तो उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं।